Hello students, today we are going to discuss about first chapter of polity, that is the role of constitution यानी संविधान का महत्व. So let's start. The constitution is a set of basic rules. संविधान एक सेट है. सेट मीन्स कलेक्शन है, एक समूह है कुछ नियमों का. दैट गिव्स अस गाइडलाइंस, जो हमको गाइडलाइंस देता है, जो हमको दिशा निर्देश देता है ऑन हाउ द गवर्नमेंट बी फॉर्म्ड, कि सरकार कैसी बनाई गई है. एंड डिफाइंस, और वर्णन करता है द पोजीशन एंड पावर, स्थिति और शक्ति का, किनकी, द ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार के जो तीन अंग हैं उनकी स्थिति और उनकी शक्ति का वर्णन करती है. और सरकार के तीन अंग कौन से हैं? द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी. यानी एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका, लेजिस्लेचर मीन्स विधायिका एंड जुडिशियरी मीन्स न्यायपालिका. यानी किसी भी सरकार का निर्माण वो उसके तीन अंगों से मिलकर होता है. पहला होता है जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिनको कार्यपालिका कहते हैं. कार्यपालिका के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो आते हैं. सेकंड है लेजिस्लेचर यानी विधायिका का मतलब जो लोग जिनको पब्लिक इलेक्ट करके और पार्लियामेंट में भेजती है, और वहाँ पर वो देश में भलाई करने के लिए, देश में अच्छा माहौल करने के लिए नए नए नियमों को बनाते हैं या फिर नियमों में कुछ सुधार करते हैं. उनको लेजिस्लेचर या विधायिका कहा जाएगा. एंड थर्ड एंड द लास्ट इज़ जुडिशियरी, जिसको न्यायपालिका कहते हैं. यानी संविधान को, उसका जो मूल रूप ढांचा है, या संविधान के अंतर्गत जितने भी सेट्स हैं, जो कानून हैं, उनको देखने का, उनको निर्णय देने का जो काम है वो जुडिशियरी का है या न्यायपालिका का है. इट एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स. और ये सरकार और वहाँ के नागरिकों के बीच के संबंध को दर्शाता है. नो गवर्नमेंट कैन मिस यूज़ दीज पावर्स. कोई भी सरकार इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती, मिसयूज़ नहीं कर सकती. एंड ट्रेसपास द राइट्स ऑफ द पब्लिक. और ना ही जो पब्लिक है, जो जनता है, उनके जो अधिकार हैं उनका उन पर अवरोध नहीं हो सकता. यानी अगर सरकार चाहे भी तो भी वो पब्लिक के जो राइट्स हैं, जो जनता के जो अधिकार हैं, उनको अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकती. ट्रेसपास का मतलब होता है कि किसी के अधिकार को रोक देना, या आप कह सकते हैं कि जनता के जो अधिकार हैं वो सरकार को देने ही पड़ेंगे. द गवर्नमेंट supervises that all the laws go in accordance with the constitutional directives. और सरकार ये अधिकार करती है, सुपरवाइजेस मीन्स अधिकार है ये सरकार का, कि जितने भी कानून या नियम बनाए जाते हैं या चल रहे होते हैं वो सभी संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत ही चलाए जा रहे हों. ऐसा नहीं है कि सरकार या किसी भी इंसान का या किसी हायर ऑफिशियल का मन माफिक तरीके से वो कानून चलाए, ऐसा नहीं है. हमारे देश में जितने भी कानून हैं वो सब संवैधानिक तरीके से ही चलते हैं. यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स का मतलब ये है कि जो भी लॉज़ हैं वो सब संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत ही उनका पालन किया जाता है, उनको बनाया जाता है या फिर उनमें सुधार भी किए जाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट डाउरी सिस्टम. डाउरी सिस्टम इज़ दहेज प्रथा. द डाउरी सिस्टम इज़ अ वेरी कॉमन इन आवर नेशन. हमारे देश में दहेज प्रथा बहुत ही सामान्य सी बात है. इट कैन बी डिफाइंस एज द मनी एंड ऑब्लिक और प्रॉपर्टी
यानी डाउरी को या फिर दहेज को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि दहेज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो दहेज में या तो मनी होगा या धन, प्रॉपर्टी यानी जायदाद, या फिर कोई प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, या फिर दोनों चीज़ें यानी पैसा और जायदाद, इनमें से कोई एक चीज़ या फिर दोनों। अ वाइफ शुड गिव टू हर हस्बैंड, एक पत्नी को एक पति को देना पड़े, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स जस्ट अपोजिट, यानी कि पति उपहार स्वरूप अपनी पत्नी को ये चीज़ें दे एट द टाइम दे गेट मैरिड, जब उनका विवाह हो रहा हो। यानी शादी के समय जो पैसा या जो संपत्ति, जो जायदाद पत्नी अपने पति को दे, या फिर उसका उल्टा, यानी कि या तो पति अपनी पत्नी को दे, उसको दहेज प्रथा या दहेज कहते हैं। इन इंडियन सिस्टम और भारतीय सिस्टम में विमेन आर एट द रिसीविंग एंड, और भारत में दहेज के बाद औरतों का नंबर आता है। यानी औरतों की बात जब होती है, जब शादी की बात होती है, तो शुरुआत में सबसे पहले दहेज की बात होती है। बिकॉज दे हैव टू पे द डाउरी टू दियर हस्बैंड्स, क्योंकि उनको अपने पति को दहेज देना पड़ता है। दस दिस हैज़ बिकम अ सोशल ईविल इन इंडिया, इस वजह से ये एक बुराई बन गई है। कैसी बुराई? ईविल मीन्स होता है बुराई। कैसी बुराई? सोशल ईविल यानी सामाजिक बुराई। इस वजह से भारत में ये एक सामाजिक बुराई बन चुकी है। मोस्टली, ज़्यादातर, द बॉयज़ फैमिली डिमांड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट, प्रॉपर्टी और मनी। ज़्यादातर लड़के के परिवार वाले वो एक बहुत बड़ी मात्रा में वेल्थ या तो धन मांगते हैं। किस तौर पर? उपहार स्वरूप। या तो वो धन मांगते हैं, वेल्थ मांगते हैं, या तो प्रॉपर्टी संपत्ति मांगते हैं, और मनी, और या तो फिर पैसे मांगते हैं। दिस इज़ वाई अ डॉटर इज़ नॉट हैप्पीली वेलकम्ड बाई अ टिपिकल इंडियन कपल। इसीलिए भारत में जो रूढ़िवादी लोग हैं, या जिनको आप कह देते हैं कि ठेठ भारतीय हैं, उनके घर में आज भी बेटी का पैदा होना अच्छा नहीं माना जाता है, या फिर वो बेटी के पैदा होने पर खुश नहीं होते हैं। पेरेंट्स रिगार्डेड दियर डॉटर्स टू बी अ कर्स, और माता पिता अपनी बेटी को एक कर्स मानते हैं। कर्स मीन्स एक अभिशाप मानते हैं, शाप मानते हैं। शी इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ बर्डन टू द फैमिली ऑन द पार्ट ऑफ द बॉयज़ पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, और यहाँ तक कि उसको बाद में एक बर्डन माना जाता है, एक बोझ माना जाता है। जब वो शादी होके जाती है तो लड़के के माता पिता और उनके जो रिलेटिव्स हैं, जो उनके संबंधी हैं, वो भी लड़की को एक बोझ मानते हैं, एक बर्डन मानते हैं। ऑफन पीपुल डिक्लाइन टू गो अहेड विद मैरिज, कभी कभी तो लोग अपनी शादी को आगे लेकर नहीं जाते हैं। यानी वो शादी तो कर लेते हैं लेकिन अपनी शादी को कंटिन्यू नहीं करते हैं। इफ़ दे फील दे आर नॉट गेटिंग द डाउरी दे डिमांडेड, जब उनको ऐसा लगता है कि शादी के दौरान हमने जितना दहेज मांगा था, जितना हमने दहेज डिमांड किया था, उतना जब हमको लड़की की तरफ से नहीं मिला है, तो फिर वो शादी कभी कभी बीच में ही तोड़ने का फ़ैसला करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हियर यू कैन सी इन द पिक्चर दैट, यहाँ पर जो लाइन बताई गई थी कि डाउरी या दहेज है क्या, जो मनी या प्रॉपर्टी एक वाइफ अपने हस्बैंड को देती है या फिर वाइस वर्सा, तो इसका एक्सप्लेनेशन इस पिक्चर में इजीली किया गया है, जो आप देख सकते हैं कि ये लेडी अपने हस्बैंड को या तो देती है उपहार स्वरूप ये सब चीज़ें, या फिर ये हस्बैंड अपनी वाइफ को उपहार स्वरूप ये सब चीज़ें देता है। तो इसी को डाउरी कहते हैं, यानी इसी को दहेज कहते हैं। स्टेप्स फॉर इम्प्रूवमेंट, सुधार के
कौन कौन से कदम हमें उठाने चाहिए ताकि दहेज प्रथा पर रोक लगे। तो दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने, या फिर सबसे पहले, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन के रोल की बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से हमने दहेज प्रथा पर क्या काम किया है ये हम इसमें पढ़ेंगे। सो इम्प्रूवमेंट, या फिर कौन सी हमने प्रगति करी है, कौन से कदम उठाए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूमरस लेजिस्लेटिव सेफ गार्ड्स हैव बीन ब्रॉट आउट ओवर द पास्ट 15 ईयर्स, यानी पिछले 15 सालों में हमने बहुत से सेफ गार्ड्स का मतलब बहुत सी रोक लगाई हैं। किनके द्वारा? न्यूमरस लेजिस्लेटिव मीन्स बहुत से विधेयक। लेजिस्लेचर जो हमने ऊपर टर्म पढ़ा था, विच इज़ द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरकार के हमने जो 3 पार्ट पढ़े थे, जिनमें से एक था लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर का जो टर्म है उसी से मिलकर बनाया गया है लेजिस्लेटिव, यानी विधेयक एक ऐसा कानून होता है जो फॉर्म्ड नहीं होता है, जिसको प्रेसिडेंट पास नहीं करते हैं, और राज्यसभा और लोकसभा में उसको पास किया जाता है, दैट इज़ लेजिस्लेटिव। तो बहुत सारे, न्यूमरस मीन्स अ लॉट ऑफ, बहुत से विधेयक के द्वारा हमने सुरक्षित माहौल पैदा करने की कोशिश की है लगभग पिछले 15 सालों में। डेस्पाइट दीज स्टेप्स, और इन कदम के अलावा, martial and domestic violence including dowry deaths were persistently going on। और इन सब के बावजूद मार्शियल एंड डोमेस्टिक, यानी सामाजिक तौर पर या फिर घरेलू तौर पर वायलेंस हुए हैं, संघर्ष हुए हैं, ऐसी मारपीट की घटनाएं हुई हैं, इंक्लूडिंग डाउरी डेथ। और इन घटनाओं में दहेज के नाम पर मृत्यु भी सम्मिलित की गई है। वर परसिस्टेंटली गोइंग ऑन, और ये अभी भी लगातार चल ही रहा है। यानी हमने बहुत सारे ऐसे कानून तो बना लिए हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक तौर पर या फिर सामाजिक हिंसा या घरेलू हिंसा, जिनमें कि डाउरी डेथ्स भी इंक्लूड हैं, दहेज से होने वाली मौत भी जिसमें सम्मिलित हैं, फिर भी लगातार बढ़ ही रही हैं। द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1961। इट इज़ इम्पॉर्टेंट लाइन कि डाउरी मीन्स दहेज, प्रोहिबिशन मीन्स रोकथाम या रोकना, और एक्ट मीन्स कानून, यानी दहेज विरोधी कानून वॉज पास्ड इन 1961। सन 1961 में सबसे पहले भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे पहले सन 1961 में दहेज विरोधी कानून पास किया गया, विच कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इफ़ेक्टिवली सो फार, जिसको बाद में प्रमुख रूप से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उसमें कोई सुधार नहीं किया गया। यानी जब दहेज विरोधी कानून 1961 में जब पास हो गया, तो उस कानून में भी कई सारी कमियां होंगी जिसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, जिनको सुधारना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया। दिस एक्ट वॉज फर्दर अमेंडेड इन 1986, और इस कानून को बाद में बदला गया, या इस कानून में बाद में सुधार किया गया सन 1986 में। एमेंडेड टर्म का मतलब ये होता है, जो कानून, आपको ये समझना पड़ेगा कि दहेज विरोधी कानून सन 1961 या 1961 में ये पास हो चुका था, लेकिन अब कोई दहेज से जुड़ा हुआ एक नया कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमको ये देखना है कि जो हमने 1961 में जो कानून बनाया था, उस कानून में जो इम्प्लीमेंट हमको करना था, जो सुधार करने थे, अब हम जो सुधार उसमें कर देते हैं, और सुधार के करने के बाद जो कानून हम दोबारा से लागू करते हैं या दोबारा से बना देते हैं, इट विल बी अमेंडमेंट। उसको अमेंडमेंट कहते हैं, उसको सुधार कहते हैं। और अमेंडेड का मतलब सुधार करना, यानी जो कानून 1961 में था, उन्हीं में कुछ और बदलाव किए गए, कुछ और चेंजेस करके दोबारा से वही कानून 1986 में पास किया गया।
एज़ पर दिस लॉ, और इस कानून के हिसाब से, इफ़ अ पर्सन इज़ फाउंड गिल्टी, अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, गिल्टी मीन्स दोषी, आरोपी, ही कैन बी इम्प्रिजन्ड फॉर नॉट लेस देन 5 years, तो उस व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष की सज़ा होगी, यानी जेल होगी, इम्प्रिजन्ड मीन्स जेल होना, एंड फाइंड, और या तो उसको फाइन किया जाएगा अप टू 15,000 रुपीज़, या तो उसको 15,000 रुपये फाइन किए जाएंगे, और द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सच डाउरी विच एवर इज़ मोर, और या तो फिर दहेज में उसने जितनी मांग की थी, कभी कभी उतनी रकम भी उस पर फाइन लगा दी जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा है, विच एवर इज़ मोर, जो कि बहुत ज़्यादा है। Sincere efforts were being made to draw the people's attention to this problem, और बहुत सारे गंभीर प्रयास भी किए गए, क्यों किए गए, ताकि लोगों का ध्यान, पीपल्स अटेंशन मीन्स लोगों का ध्यान इस परेशानी पर जाए, किस परेशानी पर, डाउरी पर जाए। रिगार्डिंग दिस स्प्रेडिंग कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस अमंग द पीपल, और लोगों में अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस बोथ आर द सिनोनिम्स, जिनका मतलब होता है जागरूकता, यानी लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डू ऑल द पॉसिबल ऑन देयर पार्ट्स, और जो प्रिंट मीडिया है यानी न्यूज़पेपर हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं, ये भी अपना जो हर संभव प्रयास हैं वो करते हैं। लेजिटिमेसी ऑफ द लॉज, लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैधता, यानी वैलिडिटी, यानी इन कानूनों की वैधता क्या थी। ड्यूरिंग द डायनेस्टिक एंड लोकल chieftain rule, any commenced of the rule was regarded as a law, यानी जब हमारे देश में राजाओं का डायनेस्टीज़, बहुत सारी डायनेस्टीज़, यू नो वेरी वेल, हिस्ट्री में बहुत सारे आपने डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा है, तो जब वो डायनेस्टीज़ या फिर लोकल चीफ्टेंस का मतलब मुखिया, यानी कोई मुखिया या फिर कोई राजा जब होते थे उस टाइम पर, एनी कमेंस्ड ऑफ द रूल, तो वो जिस रूल को, वो जिस नियम को, जिस कानून को बना देते थे, वो जो कानून बना देते थे, वॉज रिगार्डेड एज अ लॉ, उसी को कानून मान लिया जाता था, यानी वो जो कह देते थे उसी को कानून मान लेते थे। हाउ एवर सच लॉ बेस्ड ऑन कोर्शन, कोर्शन मीन्स ज़बरदस्ती या दबाव, हालांकि ये जो कानून होते थे ये दबाव बनाते थे, लोगों पर प्रेशर करते थे, प्रेशराइज उनको किया जाता था, एंड नॉट बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल, विल मीन्स इच्छा, डिज़ायर, क्योंकि ये कानून राजा या फिर जो वहाँ के ज़मींदार या मुखिया जो होते थे वो लोग बनाते थे, तो ये कानून लोगों की इच्छा के मुताबिक नहीं बनाया जाता था, ये उस किसी कंडीशन के हिसाब से बनाया जाता था, और ज़्यादातर ऐसे कानून वो अपने फ़ायदे के लिए ही बनाते थे। बट व्हेन डेमोक्रेसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, लेकिन जब लोकतंत्र के बारे में पहचान हुई, जब हमें लोकतंत्र की पहचान हुई, द पीपल बिगिन टू हैव देयर रिप्रेजेंटेटिव, और जब लोग अपना मुखिया खुद ही बनाने लगे, रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अपना जो मुखिया है, जो प्रतिनिधि है, वो खुद ही चुनने लगे, एंड इट बिकेम लॉज फॉर द पीपल, और वही रिप्रेजेंटेटिव लोगों के लिए कानून का निर्माण करने लगे। हाउएवर इन द डेमोक्रेटिक सेटअप also often certain laws are passed without the approval of all sections of people, हालांकि आज भी, क्योंकि हम लोकतांत्रिक समूह में हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप है, लोकतांत्रिक समूह है, फिर भी आज भी कुछ कानून ऐसे पास कर दिए जाते हैं, ऐसे बना दिए जाते हैं जो ऑल द सेक्शंस ऑफ द पीपल, यानी लोगों का जो अलग अलग वर्ग है, आप जानते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग धर्म के, अलग अलग कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं,
तो सबकी इच्छा के हिसाब से कभी कभी कोई कानून ऐसे भी हो जाते हैं जो सब लोगों को एक साथ उनकी मर्ज़ी से नहीं बनाया जा सकता। कुछ कानून ऐसे भी हैं, अभी हाल ही में अपने CAA और नेशनल, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो अभी हाल ही में बनाए गए हैं जिसमें लोगों के मर्ज़ी के बिना वो कानून बनाए गए। कुछ कानून ऐसे भी हैं, दीज लॉज आर पास्ड टू स्कोर द पॉलिटिकल माइलेज बाय द रूलिंग पार्टी और फ्रंट। और इन कानूनों को जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार इस समय कार्यरत है, वो अपने पॉलिटिकल माइलेज यानी वो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए कभी कभी ऐसे कानून बना दिए जाते हैं इन ऑर्डर टू चेक मेट दीज पॉसिबल मेनेसेस। और चेकमेट मीन्स डिफीट, और हराने के लिए किनको, इन संभव जो मीनेसेस हैं, इस तरह के जो अवरोध हैं, इस तरह की जो गलतियां हैं, उनको रोकने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेप्स इन सब गलतियों को, इन सभी संभावनाओं को संवैधानिक तरीके से रोका जाता है। द पावर्स आर वेस्टेड विद जुडिशरी टू डिक्लेयर सच लॉज इनवैलिड। और सिर्फ न्यायपालिका या जुडिशरी के पास ही ये पावर है कि वो इस तरह के बनाए गए जो कानून हैं उनको इनवैलिड या उनको अवैध करार दिया जा सकता है। यानी सरकार अगर चाहे तो किसी भी कानून को बना तो सकती है, लेकिन उस कानून के बनने के बाद भी जुडिशरी या न्यायपालिका इस तरह के कानून को अवैध या इनवैलिड बता सकती है या कर सकती है। The Supreme Court of India acts as the custodian of the Constitution of India। और भारतीय संविधान के जो कस्टोडियन हैं, जो संरक्षक हैं, जो देख रेख करने वाले हैं, वो भारत में ऐसी संस्था कौन सी है? दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय वो भारतीय संविधान का संरक्षक है या कस्टोडियन है। So here we studied about the first part of the chapter. In the next video we will finish this chapter. Till then, take care of yourself. Bye bye.